राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो मैं दिनकर सिंह आप सभी के समक्ष रसायन विज्ञान का पूरा फुल कोर्स लेकर आया हूं जिसके अंतर्गत मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा और इस रसायन विज्ञान से आप बीपीएससी प्रीलिम्स तक के सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। यानी कि इसके नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारा एग्जाम का केमिस्ट्री का क्वेश्चन यानी कि रसायन विज्ञान का क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। तो मैं बात करता हूं कि ये दूसरा क्लास है और कल पहला क्लास हुआ था जिसमें कि हम क्या पढ़े थे। तो मैं रसायन विज्ञान को शुरू किया था जिसमें कि रसायन विज्ञान से परिचय कराया था आपको। फिर मैं पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में कुछ बताया था आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान का परिचय कराए थे, बताए थे रसायन विज्ञान के पिता कौन होते हैं, रसायन विज्ञान के भारतीय पिता कौन होते हैं। फिर हम रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटे थे, एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। भौतिक रसायन के पिता माने जाते थे कौन माने जाते हैं, तो विलियम ओस्टवाल्ड माने जाते हैं। कार्बनिक रसायन के पिता माने जाते हैं बोहलर, और ये वही बोहलर साहब हैं जो कृत्रिम यूरिया का खोज किए थे सर्वप्रथम। और बात करते हैं अकार्बनिक रसायन का, तो अकार्बनिक रसायन के पिता माने जाते हैं अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, उसके बाद हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़े थे जिसके तहत हम पदार्थ को 6 भागों में भौतिक आधार पर विभाजन किए थे 6 भागों में, जिसमें कि पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और छठा फर्मियोन था। ये फर्मियोन पदार्थ की सबसे नवीनतम अवस्था है और सबसे इसके बारे में इतना ही जानकारी है हमारे पास। ठीक है, और इसका जरूरी भी नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रहता है कि ठोस से द्रव्य में बदल रहा है, इसको किस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव्य से गैस में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पुनः गैस से द्रव्य में बदल जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और पुनः द्रव्य से ठोस में बदल जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। या सीधा सीधा ठोस से गैस बन जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैसे कि कपूर। ठीक है, तो वो प्रक्रिया को हम आज समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ठोस में एग्जांपल लेते हैं हम बर्फ का, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि मैं आपको ठोस में मैं एग्जांपल तौर पे ले लिया आपको बर्फ। ठीक है, इसके बाद द्रव्य में एग्जांपल ले लिया पानी। द्रव्य के बाद गैस में एग्जांपल में ले लिया आपसे मैं वाष्प। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अगर ठोस से द्रव्य में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। ठीक है, अगर द्रव्य से गैस में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। देखिए फिर गैस से द्रव्य में बदल जा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, जिससे कि बारिश होता है। अब देखिए, अगर द्रव्य से ठोस में बदल जा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण। इस प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण। अगर ठोस से द्रव्य में बदल जा रहा है तो इस प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं। अगर द्रव्य से गैस में बदल जा रहा है, वाष्प बन जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगर वाष्प से पुनः पानी बन रहा है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और अगर पानी फिर से बर्फ बन जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। देखिए कहीं ना कहीं नाम में छुपा हुआ है। अगर ठोस से द्रव्य बना तो द्रवीकरण, अगर ठोस से पानी से वाष्प बन गया तो वाष्पीकरण, फिर वाष्प से पुनः पानी बन गया तो संघनन, फिर अगर द्रव्य से पानी से बर्फ बन गया तो हिमीकरण। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो अक्सर बच्चों को याद रहता है। मगर क्वेश्चन पूछता क्या है कि अगर सीधा हम ठोस से गैस में बदल दे तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर आपसे हम पूछे कि अगर गैस से ठोस में बदल रहा है, अगर गैस से ठोस में बदल रहा है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उल्टी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं उल्टी ऊर्ध्वपातन, और इस प्रक्रिया को निक्षेपण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए
याद रखने योग्य बातें हैं। अगर ठोस से सीधा गैस बन जा रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर गैस से सीधा ठोस बन जा रहा है तो इस प्रक्रिया को उल्टी ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण कहते हैं। अगर आप सब्लिमेशन का या ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। आप अगर कपूर देखते हैं सॉलिड रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। और अगर कपूर को जलाते हैं तो क्या कपूर पहले द्रव्य बनता है तब वाष्प बनता है? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, पहले कपूर सीधा सीधा वाष्प बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम आसवन। आसवन विधि क्या होता है? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आसवन विधि से हम क्या करते हैं। तो आसवन विधि से हम जल को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जल के शुद्धिकरण के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे आसवन विधि क्या होता है। तो पहले वाष्पीकरण करते हैं, उसके बाद पुनः संघनन करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होता क्या है? तो इस प्रोसेस से हम जल को शुद्ध करते हैं। इस प्रोसेस से हम जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से हम जल को शुद्ध करते हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आसवन विधि क्या होता है। तो आसवन विधि पहले वाष्पीकरण और फिर संघनन। इसका मतलब समझिए, पहले हम पानी को उबाल दिए तो वाष्पीकरण बन गया। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पानी है, इसको उबाल रहे हैं तो भाप जा रहा है और भाप यहाँ से टकरा के पानी नीचे गिर रहा है। तो पहले क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, फिर यहाँ से संघनन होकर भाप नीचे गिर गया। तो ये जो पानी आएगा उसको शुद्ध पानी आएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम जल को शुद्ध करते हैं। इसके बाद आसवन विधि देख लिए। आसवन विधि के बाद देखेंगे हम प्रभावी आसवन। हम देखेंगे प्रभावी आसवन। प्रभावी आसवन क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं कि हम अक्सर बाइक से घूमते हैं, कार से घूमते हैं, तो उसमें एक पेट्रोल डलता है, उसमें डीजल डलता है। पहले याद है जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर दिया हुआ करता था। दिया में हम लोग मिट्टी का तेल डालते थे जिसको कि केरोसिन ऑयल कहते थे। अब तो खैर विलीन होते जा रहा है दुनिया से केरोसिन ऑयल। तो देखिए, पेट्रोलियम क्या होता है? कभी पेट्रोलियम देखे हैं? पेट्रोलियम सुनते हैं, पेट्रोलियम बाहर से आता है, फिर उसको हम लोग शुद्ध करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम क्या होता है? तो एक गहरा नीला पदार्थ होता है पेट्रोलियम, एक गाढ़ा नीला पदार्थ होता है पेट्रोलियम। और उस पेट्रोलियम से हम छान करके, एक प्रक्रिया से छान करके उसको हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या अन्य चीज बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रभावी आसवन कहते हैं। जिस प्रक्रिया से पेट्रोलियम को हम शुद्ध करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन ऑयल बनाते हैं, उसी प्रक्रिया को प्रभावी आसवन कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, जिस प्रक्रिया से पेट्रोल डीजल या केरोसिन तेल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रभावी आसवन कहते हैं। जिस प्रक्रिया से पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रभावी आसवन कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, रवाकरण। रवाकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, तो रवाकरण क्या है सो समझिए। रवाकरण एक विधि है जिस विधि से हम लोग रवा को शुद्ध करते हैं, यानी कि क्रिस्टल को शुद्ध करते हैं। तो सीधा सीधा नॉर्मली लिख लेंगे, ये बहुत ही आसान है, नाम में छुपा हुआ है। जिस प्रक्रिया से हम रवा यानी कि क्रिस्टल, जिस प्रक्रिया से हम रवा को शुद्ध करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रवाकरण कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे
तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका NaCl, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो आएगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीन देख लिए प्रोसेस, एक और प्रोसेस देखेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के जल, विभिन्न रंग के जल विभिन्न रंग से के मिश्रण को अगर अलग अलग करते हैं, उसी मिश्रण को क्या कहते हैं, उसी मिश्रण को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो आगे उसके बारे में हम देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। आप लोग प्लीज अगर सीरियस है तो प्लीज केमिस्ट्री को थोड़ा सा अपना नो कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और सब कुछ को लिखते रहिए। मैं समझाऊंगा और आप अच्छे से समझ जाइएगा, ये मुझे पता है। और आप जब उसको अपने कॉपी में अपने हाथों से लिखिएगा ना, तो वो अगर समझे वो डबल हो जाएगा, डबल समय के लिए हो जाएगा। और अगर थोड़ी देर बाद अगर आप उसको रिवीजन करते हैं ना, तो इंटू 10 टाइम्स आपको वो याद रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमेटोग्राफी होता है विभिन्न रंगों के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं और हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। ठीक है, आइए ये देख लिए। अब अगला पॉइंट देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अगला, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप उसको इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शायद अब थोड़ा सा बस कॉन्शियस रहिएगा। आपको मैं 200% बताता हूं, आपको याद रहेगा। देखिए, सबसे पहले एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। दूसरा होता है, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट यानी कि MP मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं द्रव्यनांक बिंदु। और तीसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु। देखिए ये तीन होता है, मगर अक्सर हम तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर पूछता है, एग्जाम में पूछ देता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जल का क्वथनांक बिंदु क्या है। तो हम ये तो जानते हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। क्या 101 डिग्री पर नहीं उबलेगा, आप कहिएगा बिल्कुल उबलेगा। क्या 110 डिग्री पर जल नहीं उबलेगा, बिल्कुल उबलेगा। क्या 99 डिग्री पर जल उबलेगा, तो आप कहिएगा नहीं, 99 डिग्री पे नहीं उबलेगा, ये 100 डिग्री पे उबलेगा। तो क्या वो न्यूनतम तापमान है उबलने का या सबसे मैक्सिमम है, तो आप कहिएगा नहीं, वो न्यूनतम तापमान है, 100 डिग्री वो न्यूनतम तापमान है जिसपे कि जल उबलने लगता है। उसके ऊपर जाएंगे तो जल उबलते ही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान का बात करेंगे। सब अपने अपने स्तर पे न्यूनतम तापमान पे ही होता है। ठीक है, देखिए न्यूनतम तापमान जिस पर जल उबलने लगता है, बस इतना ही याद रखना है। न्यूनतम तापमान, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि जल उबलने लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं, अक्सर पूछता है कि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जल का क्वथनांक बाहर में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अक्सर पहाड़ पे जाते हैं तो खाना लेट से पकता है। वहां क्या होता है, वहां वायुमंडलीय प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण से हम
खाना हमारा देर से पकता है, यही कारण है। ठीक है, तो याद रखिएगा जल का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक कितना है, तो 120 यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखिए द्रव्यनांक बिंदु के बारे में। तो आपको हम कहें सबसे कॉमन क्या था, तो सबसे कॉमन है न्यूनतम तापमान। सब अपने अपने न्यूनतम तापमान पे ही खेला दिखाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगता है, वो न्यूनतम तापमान जिस पे ठोस पिघलने लगता है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यनांक बिंदु कहते हैं। यानी कि बर्फ कितना डिग्री पे पिघलने लगता है, तो बर्फ 0 डिग्री पर पिघलने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल में लेंगे बर्फ का क्या है, बर्फ का द्रव्यनांक बिंदु कितना है, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे रखेंगे तो बर्फ हमारा पिघल के पानी बन जाएगा, बर्फ हमारा पिघलने लगेगा। ठीक है, तो बर्फ का क्वथनांक बिंदु द्रव्यनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री है। अब देखते हैं हम लोग का घर में जो बर्फ जमाते हैं वो आसानी से पिघल जाता है। वही देखते हैं जो आइस का जो बार होता है, जो हम लोग फैक्ट्री से खरीदते हैं किसी भी काम में, वो बहुत देर से पिघलता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग सुनते हैं अरे हाँ उसमें शायद नमक मिलाया होता है, ऐसा सुनते हैं। क्या कितना मात्रा में नमक मिलाया होता है, इसका आइडिया है? तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बर्फ मिक्सचर में बर्फ और नमक का क्या रेशियो होता है, तो 3:1। यानी कि 3 रेशियो बर्फ है, और अगर 4 टोटल है तो 3 बर्फ है और 1 नमक है। 3:1 रेशियो में बर्फ और नमक मिलाया होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हिमांक बिंदु के बारे में। तो यहां भी कहां खेला दिखाएगा, यहां भी दिखाएगा न्यूनतम तापमान पर ही। ठीक है, न्यूनतम तापमान पर ही। तो देखिए न्यूनतम तापमान जिस पर जल जमने लगता है, जिस पर क्या होता है, जल जमने लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पे कि जल जमने लगता है वो क्या कहलाता है, वो हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पानी का हिमांक बिंदु कितना है, तो पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री है। पानी को अगर 0 डिग्री से अंदर 0 डिग्री पे रखेंगे तो पानी क्या होगा, तो जमने लगेगा। पानी क्या होगा, तो जमने लगेगा। आइए एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु का, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर जल उबलने लगता है उसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। फिर हम बात करते हैं द्रव्यनांक बिंदु का, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलने लगता है उसको द्रव्यनांक बिंदु कहते हैं। और हम फिर बात करते हैं हिमांक बिंदु का, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर जल जमने लगता है, यानी कि ठोस अवस्था बनने लगता है, द्रव्य अवस्था, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हिमांक बिंदु कहते हैं। अगर जल का क्वथनांक बिंदु की बात करें तो जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर प्रेशर कुकर में बात करते हैं तो 120 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हम पूछेंगे कि बर्फ का द्रव्यनांक बिंदु कितना है, तो बर्फ का द्रव्यनांक बिंदु भी 0 डिग्री होगा और जल का हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जल के बारे में एक टॉपिक जिसको आपको हमेशा याद रखिएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना तापमान पे होता है, कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अक्सर ऑप्शन में रहता है कि कौन कौन ऑप्शन सही है, और उस ऑप्शन में रहेगा कि जल का घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस है। तो जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन में रहेगा कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर है। जल का अधिकतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे सही होगा जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे है। और एक बात बताइए, कल मैं आपको बताया था बार बार, अगर किसी चीज का जहां घनत्व ज्यादा होगा तो उसका आयतन क्या होगा, बताइए। तो जहां पे घनत्व ज्यादा होगा आयतन वहां कम होगा। अगर घनत्व सबसे ज्यादा तो आयतन सबसे कम, अगर आयतन सबसे ज्यादा तो घनत्व सबसे कम। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके,
तो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर बात की है जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो जल का न्यूनतम आयतन कितना होगा, तो यहीं पे जल का न्यूनतम आयतन होगा। तो यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है और जल का न्यूनतम आयतन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में। पदार्थ में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अभी हम पदार्थ का भौतिक रूप से जो पदार्थ को हम बांटे थे हम भौतिक ही कारक ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसके, मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ अपने पुराना अवस्था में नहीं लौट पाता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो पदार्थ अपने पुराना अवस्था में नहीं लौट पाता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देंगे फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जो पुनः अपने पुराने अवस्था में लौट सकता है, जो अपने पुराने अवस्था में लौट सकता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए इसको। हम लोग अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप उसको आसानी से समझ सके। हम लोग आटा को गूंद रहे हैं, ठीक है, क्या आटा को गूंद दिए, पानी डाल के आटा गूंद दिए, क्या वो आटा फिर से आटा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वो क्या चीज में आएगा, वो रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अब मान लीजिए कि आटा साना हुआ आटा लिए, उसको हम रोटी बेल दिए। अब रोटी हम बेले तो भारत का नक्शा बन गया। अब मम्मी आकर बोली कि अरे भारत का नक्शा कौन खाएगा, तो मम्मी आई उस आटा को ऐसे 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 की, फिर से उसका गोला बना दी और मम्मी फिर से उसको गोल रोटी बेल दी। तो क्या देखे, आटा को पुनः से मम्मी बेला हुआ रोटी था उसको पुनः से मम्मी आटा का गोला बना दी। तो ये क्या है, तो यह है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वह रोटी पुनः अपने अवस्था में लौट गया है। अगर वही रोटी को हम पका देंगे तो क्या फिर पुनः आटा बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। मतलब कि जो अपने पुराने अवस्था में लौट सकता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं और जो अपने पुराना अवस्था में नहीं लौट सकता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा ही देता हूं। इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा दूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बर्फ का गलना, दूसरा मोम का पिघलना। देखिए मोमबत्ती एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल रहा है हमेशा इसमें कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। आप बताइए, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? जब मोमबत्ती जलता है तो मोमबत्ती के बीच एक धागा होता है, वो धागा जल जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। और मोम पिघलता है सो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि धागा जल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, मगर मोम जो पिघल के नीचे आएगा तो फिर से वो जल सकता है। ठीक है, तो अगर जो मोमबत्ती का धागा रासायनिक परिवर्तन होता है और मोमबत्ती का मोम भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मोम का पिघलना। ठीक है, और भी इसी तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या था, जो पुनः अपने पुराने अवस्था में लौट सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जो अपने पुराने अवस्था में नहीं लौट सकता है, जो अपने पुराने अवस्था में नहीं लौट सकता उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का जलना, जैसे कि कोयला का जलना, जैसे कि पेट्रोल का जलना, जैसे कि मोमबत्ती के बीच वाला धागा को जलना, जैसे कि भोजन का पचना, जैसे कि भोजन का पकना, जैसे कि इस तरह के सारे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको
लिख देते हैं। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का जलना। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मोमबत्ती के धागे का जलना, मोमबत्ती के धागे का जलना। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, भोजन का पकना या भोजन का पचना, भोजन का पकना या भोजन का पचना। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर वो अपने पुराने अवस्था में पुनः लौट सकता है तो भौतिक परिवर्तन होगा, अगर वो अपने पुराने अवस्था में पुनः नहीं लौट सकता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ये टॉपिक देख लिए। अभी तक हम भौतिक कारक पढ़े थे, अब हम पदार्थ को रासायनिक आधारों पर बांटेंगे। हम पदार्थ को रासायनिक आधारों पर बांटेंगे। तो पदार्थ को रासायनिक आधार पे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। हम आप टॉपिक आप डाल लीजिएगा, रासायनिक आधार पे हम पदार्थों को बांटते हैं। ठीक है, तो रासायनिक आधारों पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए रासायनिक आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ होता है वैसा वो तत्व, मतलब वो परमाणु जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो या एक से अधिक तत्वों के निश्चित मात्रा में, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, एक या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। तो हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं, तो एक परमाणु से बना हो या दो या दो से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? तो वो पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी प्रकार के किसी भी अनुपात से मिलकर बना हो, जैसे कि कीचड़, जैसे कि शरबत, इसमें कुछ रेशियो नहीं है, कैसे भी बना हो, कुछ किसी का भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वायु। मतलब शुद्ध पदार्थ मतलब कि जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो या दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा H2O, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, O2 यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, O3 यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक यानी कि कंपाउंड। अभी हम बोले हैं कि एक परमाणु से मिलकर बना हो या एक परमाणु से मिलकर बना हो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। तो तत्व क्या होगा? जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसको तत्व कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है, एक धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, और यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है, जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो वो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अशुद्ध पदार्थ को। तो अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है समांग और दूसरा है विषमांग। समांग को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस और विषमांग को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस। समांग क्या होता है? जिसमें पदार्थ 100% घुल जाए उसको समांग कहते हैं, और जो पदार्थ 100% नहीं घुले उसको विषमांग कहते हैं। ठीक है, तो हम पदार्थों का रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किए हैं। पदार्थ को हम दो भागों में बांटे, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो जो एक परमाणु से मिलकर बना हो या दो से अधिक
तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी दो भागों में बटा, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होता है? तो जो एक परमाणु से मिलकर बना हो उसको तत्व कहते हैं, और यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो उसको यौगिक कहते हैं। तत्वों के अंदर आ गया धातु और अधातु, और यौगिक को दो भागों में बांटे, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक जिसके अंदर कार्बन तत्व मौजूद हो वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जिसके अंदर कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो वो अकार्बनिक यौगिक होता है। फिर बात करते हैं समांग और विषमांग का। तो जिसमें जो पदार्थ 100% घुल जाए उसको समांग कहते हैं, जो पदार्थ 100% नहीं घुलता उसको विषमांग कहते हैं, यानी कि हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसके बारे में हम परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक परमाणु से मिलकर बना हो, या दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। जो एक परमाणु से मिलकर बना हो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा O2 ऑक्सीजन, या फिर सीधे O भी हो जाएगा क्योंकि ये एक परमाणु से मिलकर बना है, ये एक दो तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, H2O वाटर, ये सब एक दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ की। तो वैसा पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना है। जो दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं? उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं क्या? हवा दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं कीचड़, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में शरबत। ये सब हमारा दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात से मिलकर बनने से ये सब तैयार हुआ है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ देख लिए, अशुद्ध पदार्थ देख लिए आप। अब हम बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? एक तत्व था और एक यौगिक था, यानी कि एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। तत्व क्या होता है? तो जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो उसको तत्व कहते हैं। तत्व देखते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, जो एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है उसे तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एल्युमिनियम, एग्जाम्पल में लीजिए पोटेशियम, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, एग्जाम्पल में हीलियम, एग्जाम्पल में आयरन। ठीक है, Au, Ag, सिल्वर, गोल्ड, ये सब भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक तत्व था जिसको इंग्लिश में कहते थे एलिमेंट, और दूसरा आता है यौगिक। दूसरा क्या है? शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटे थे, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होता है देख लिए, अब यौगिक देखेंगे। देख तो चुके हैं मगर
हम इसको लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यौगिक का। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता है, फोन में रखा रह जाता है, दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इतना नहीं याद रहता है कि हर क्लास का 10 स्क्रीनशॉट आप पढ़ते रहिएगा, मगर आप कॉपी में लिखिएगा तो उसे लिखते लिखते रिवाइज भी हो जाएगा, और कभी भी पढ़ने का मन हुआ तो स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, मगर आप कॉपी पलट के ना चाहते हो भी एक बार देख लीजिएगा और आपको सब कुछ अच्छे से रिकैप हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यौगिक, जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। क्या चीज से? निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो। जो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यौगिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि H2O। यहाँ पे दो तत्व है, मगर दोनों तत्वों का अनुपात निश्चित है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे Al से, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ भी 2 तत्व है और दोनों का एक एक। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए Fe2O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं हेमेटाइट। और इंडिया में सर्वाधिक हेमेटाइट, एक लोहा का प्रकार है हेमेटाइट, ये सर्वाधिक पाया जाता है इंडिया में और सर्वाधिक प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया। तत्व देख लिए, यौगिक देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि तत्व को हम 2 भागों में बांटे हैं। तत्व को कितने भागों में बांटे हैं? तत्व को हम 2 भागों में बांटे हैं, एक था धातु और दूसरा था अधातु। एक था धातु और दूसरा था अधातु, ठीक है। इसके बारे में हम देखिए, इसका पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे धातु अधातु के बारे में, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। धातु ना हमेशा लगभग प्राय ठोस अवस्था में, धातु प्राय ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मगर एक अपवाद है। अपवाद में कौन आता है? तो अपवाद में पारा आता है। पारा यानी कि मरकरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातु की बात करते हैं। अधातु प्राय गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसका भी अपवाद देखते हैं। इसके अपवाद में है ब्रोमीन, जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और दूसरा अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये धातु होता है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। यहां भी एक अपवाद है। केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अपवाद का ही दुनिया है, ठीक है। तो विद्युत का सुचालक है, यहाँ अपवाद में क्या आता है? सीसा, ठीक है। सीसा विद्युत का सुचालक है, सॉरी कुचालक है। बात करते हैं अधातु के बारे में। तो अधातु विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां भी अपवाद होता है। यहां पे अपवाद में आता है ग्रेफाइट, जो पेंसिल जिससे बना होता है, जो पेंसिल लिखते हैं तो पेंसिल के अंदर में जो होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट से विद्युत पास करता है, ठीक है। तो ये विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए अपवाद में है, ठीक है। तीसरा देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वही अधातु की बात करते हैं तो अधातु पर निगेटिव चार्ज होता है। अधातु पर क्या होता है? तो अधातु पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट देखेंगे, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि मैं
अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्या चीज का? अघात वर्धनीयता, बड़ा मुश्किल वर्ड है। अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आप समझते हैं अघात वर्धनीयता क्या होता है? अगर मान लीजिए कि हम लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए गोल सा, अब उसको हम गर्म करके पीट के चादर बना दिए, तो क्या संभव है? तो हाँ, बिल्कुल संभव है। तो धातु को आप पीट के चादर बना सकते हैं, तो वो क्या होता है? वो अघात वर्धनीयता होता है। और क्या आप अधातु को ठोक के चादर बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो अधातु में अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पांचवा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। अब आप पूछिएगा कि तन्यता होता क्या है? तो देखिए, धातु है, क्या धातु को हम पतला से पतला तार बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। घर में हमारे कॉपर का जो तार यूज होता है, देखते हैं कितना पतला पतला लंबा लंबा होता है। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसको हम पीट के आप इसको हम ढाल करके पतला लंबा तार बना सकते हैं। क्या धातु का तार बना सकते हैं? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं बना सकते, टूट जाएगा धातु। तो देखिए, तन्यता का गुण पाया जाता है। मगर वहीं पे बात करते हैं अधातु में, तो इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें तन्यता का गुण क्या होता है? तो इसमें तन्यता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, छठा पॉइंट देखिए, धातु में चमक होता है। धातु में चमक होता है। देखिए, धातु है, कोई पुराना अक्षर है, उसको काटिए बीच से, तो उसमें से अंदर में चमक निकलेगा, बिल्कुल चमकता हुआ पदार्थ निकलेगा। भले ही उसको रात भर छोड़ दीजिएगा तो सुबह होकर के वो जंग सा बन जाएगा, मतलब कि वो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके जंग का रूप ले लेगा। आगे मैं जंग भी आपको पढ़ाऊंगा। मगर क्या अधातु को काटिएगा तो उसके अंदर चमक निकलेगा? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, अधातु के अंदर चमक बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो धातु में चमक होता है, मगर वही बात करते हैं अधातु में, इसमें चमक नहीं पाया जाता है। इसमें चमक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद सातवां पॉइंट, यह एसिड यानी कि अम्ल, यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस को मुक्त करता है। जो धातु है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और H2 गैस को मुक्त करता है। क्या अधातु रिएक्शन करता है? क्या अधातु अभिक्रिया करता है? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो अधातु अभिक्रिया नहीं करता है। अधातु अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एक पॉइंट यहां एक्स्ट्रा लिख लीजिए, अधातु ना भंगुर होता है। अधातु भंगुर होता है, मतलब कि इसको मारिएगा ना, हथौड़ा मारिएगा तो ये फैलेगा नहीं, या ये पतला नहीं होगा, ये टूट जाएगा, मतलब कि भंगुर होता है। ठीक है, धातु अधातु देख लिए। इसके बाद हम बात करेंगे यौगिक के दो प्रकार देखेंगे। हम लोग यहाँ पे तत्व का दो प्रकार देख लिए, धातु और अधातु। अब हम यौगिक का दो प्रकार देखेंगे। देखिए, यौगिक का दो प्रकार क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक कौन होता है? जिसमें कार्बन तत्व मौजूद होता है। और अकार्बनिक यौगिक कौन होता है? जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं होता है। बस इसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कौन होता है? सीधा सीधा याद रखना है कि जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो, जिसमें
कार्बन तत्व मौजूद हो वो कार्बनिक यौगिक होता है, और जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो, जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो, जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, C2H6, C3H8, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम याद रखिए, दो कार्बन है यानी कि ईथ, और सिंगल बॉन्ड बनेगा यानी कि एन, इथेन। यहाँ पे तीन कार्बन है यानी कि प्रोप, और सिंगल बॉन्ड बनेगा तो यानी कि एन, तो प्रोपेन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl, एग्जाम्पल ले लीजिए H2O, एग्जाम्पल ले लीजिए MgCl2, एग्जाम्पल ले लीजिए Fe2O3, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं यानी कि कार्बोनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिसमें कार्बन तत्व मौजूद नहीं हो उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हम शुद्ध पदार्थ देख लिए, अब हम अशुद्ध पदार्थ देखेंगे। अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक समांग था अशुद्ध प्रकार का मिश्रण होता है, ठीक है, एक समांग मिश्रण होता है और एक विषमांग मिश्रण होता है। मिश्रण, और ये दो प्रकार का होता है, एक समांग मिश्रण होता है और दूसरा विषमांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण क्या होता है? तो समांग मिश्रण वो होता है पदार्थ 100% घुल जाता है, वो समांग मिश्रण होता है। और जो पदार्थ 100% नहीं घुलता है, जिसमें जो पदार्थ 100% नहीं घुलता है, ठीक है। तो देखिए 100% घुलने वाला, थोड़ा लाइटिंग एडजस्ट करना होगा, नहीं सब कुछ ठीक है। देखिए तो समांग मिश्रण के एग्जाम्पल में लेते हैं जो 100% घुल जाता है। एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, दूध और पानी। क्या दूध में पानी मिलाते हैं पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है, दूध पानी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पानी और चीनी। क्या पानी चीनी पूरा घुल जाता है? तो हाँ बिल्कुल घुल जाता है। पानी नमक, क्या पानी और नमक घुल जाता है? तो हाँ बिल्कुल घुल जाता है। अब विषमांग मिश्रण के बारे में देखते हैं। पानी और बालू, क्या पानी बालू घुलेगा? पपेगा बिल्कुल नहीं घुलेगा, पूरा पूरा तो नहीं घुलेगा, थोड़ा उसमें का जो मिट्टी होगा सब घुल जाएगा, पूरा नहीं घुलेगा। पानी और तेल, क्या पानी तेल पूरा पूरा घूमेगा तो घुलेगा? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो ये अशुद्ध पदार्थ था, इसके दो भाग थे, विषमांग और समांग और विषमांग। देखिए समांग को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस, और विषमांग को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, यहां तक हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसके आगे हम यहां तक हमारा पदार्थ का वर्गीकरण समाप्त होता है। पदार्थ का वर्गीकरण समाप्त होता है। पदार्थ के वर्गीकरण में हम क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पदार्थ के वर्गीकरण में हम सबसे पहले तो पदार्थ को 6 भागों में बांटे। किसके आधार पे? तो भौतिक आधार पे पदार्थ को हम 6 भागों में बांटे। कौन कौन था? एक ठोस था, फिर द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा पदार्थ प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और छठा फर्मियन जो पदार्थ का नवीनतम अवस्था था। उसके बाद हम पदार्थ के बारे में और भी कुछ पढ़े। उसके बाद हम पदार्थ के रासायनिक आधार पे हम पदार्थ को बांटे हैं। उसके बाद हम एक टॉपिक और देखिए जो एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। ठीक है, हम लोग लोहा जंग के बारे में नहीं पढ़े हैं जो इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। देखिए जंग क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए जंग क्या होता है। तो देखिए
जब हमारा लोहा जो होता है ना वो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे के ऊपर एक भूरी परत जम जाती है जिसको कि हम जंग कहते हैं। तो जंग क्या होता है? तो जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर एक भूरी परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं, याद रखिएगा। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर एक भूरी परत जम जाती है, जिस भूरी परत को हम जंग कहते हैं। ठीक है, जंग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले याद रखिएगा। कहाँ गया जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड, इसी को जंग कहते हैं। ठीक है, और इसी को हेमेटाइट भी कहते हैं। आगे देखिए, जंग के बारे में कुछ याद रखने योग्य बातें। जब किसी चीज में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ता है या घटता है? तो याद रखिएगा, सीधे बढ़ता घटता नहीं है। लोग कहते हैं कि वो लोहा में जब जंग लग जाता है तो उसका वजन पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये सेंटेंस तो सही है, मगर एग्जाम में कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, पहले लंबे समय तक बढ़ता है, बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा इसके बारे में याद रखने योग्य बातें हैं। जंग लगने से लोहा का आयु बढ़ता है कि घटता है? तो आयु हमेशा जंग लगने के बाद घटता है। दिन प्रतिदिन वायु हमेशा इस जंग लगने के बाद लोहे का आयु हमेशा घटने लगता है। ठीक है, अब आप कहें कि जो बोलिएगा कि सर पढ़ा दिए कि लोहे के ऊपर जंग लग गया, उपायों तो बताइए कि जंग कैसे हटेगा, या जंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जंग से बचने के लिए लोहे के ऊपर जिंक यानी कि जास्ता का एक परत चढ़ाया जाता है। लोहे के ऊपर जिंक यानी कि जास्ता का एक परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम यसद लेपन या जास्तीकरण कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जास्ता का एक परत चढ़ाया जाता है, जिसे जास्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में यसद लेपन या जास्तीकरण कहते हैं। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या किया जाता है? तो जिंक का एक परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम जास्तीकरण या यसद लेपन या इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम नया टॉपिक देखेंगे, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में अगली क्लास में मैं बात करूंगा। और अभी तक मैं 2 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। एक तो पदार्थ का रसायन विज्ञान का परिचय था और दूसरा पदार्थ का वर्गीकरण था। ठीक है, धन्यवाद।